तो देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अ hollow cylindrical box of length 1 meter and area of cross section 25 centimeter square is placed in a three-dimensional coordinate system as shown in the figure. The electric field in the region is given by E is equal to 50x I cap, where E is in Newton per coulomb and x is in meter. Find first net flux through the cylinder, second charge enclosed by the cylinder. Okay. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन दिया है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही 50x I। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड I का लगने का मतलब प्लस x डायरेक्शन में है, और 50x इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप x की वैल्यू को बढ़ाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, अच्छा इसके बाद कह रहे हैं कि यहाँ पे जो एरिया है, किसका एरिया बच्चों, इसका सिलेंडर का, ये सिलिंड्रिकल एक सरफेस है और इसका एरिया वेक्टर ये हमको दिया है, इन्होंने कितना दे दिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका कुछ कर्व सरफेस एरिया भी होगा, क्योंकि पता है ना सिलेंडर कैसा होता है स्पिन जैसा होता है कुछ, तो यहाँ का एरिया हमको दिया है और ये कर्व सरफेस हमको नहीं दिया। हमसे कह रहे हैं कि इस सिलेंडर से इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब ये सिलेंडर रखा हुआ है तो यहाँ पे पास होने वाली इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी। तो हमको बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कैलकुलेशन करनी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं बच्चों कि जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो केवल सिलेंडर के प्लेन सरफेस से पास होगा, कर्व सरफेस से कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बच्चों, क्योंकि बच्चों जो सिलेंडर होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ऐसे रखा हुआ है, यही तो कह रहे हैं। अब सिलेंडर का जो ये वाला कर्व सरफेस एरिया है ये किधर होगा बताओ। तो हमको पता है ना किसी चीज का जो सरफेस एरिया होता है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। तो यहाँ का सरफेस एरिया कर्व वाले का, ये कर्व सरफेस है ना, इसका इधर, यहाँ का इधर, यहाँ का इधर, यहाँ ऐसे ऐसे होगा। ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बच्चों, देखो आई वेक्टर लगा है मतलब एक्स डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, हमेशा इधर है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड रख दी मैंने, और एरिया वेक्टर क्या है, इधर इधर इधर। देखो तो इस मार्कर से इसका एंगल हमेशा क्या बना, देखो 90 डिग्री बन रहा कि नहीं बन रहा बताओ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से जो एरिया वेक्टर है वो क्या हमेशा 90 डिग्री पे आ रहा है। देखो तो इस पूरे कर्व सरफेस की वजह से कोई फ्लक्स नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो जो भी फ्लक्स होगा वो किसकी वजह से होगा, इस प्लेन सरफेस की वजह से, क्योंकि इसका एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा, इस प्लेन सरफेस की वजह से क्योंकि इसका एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा। क्यों इधर हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है किसी भी क्लोज सरफेस में, जो क्लोज सरफेस है उसका एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड होता है। तो यहाँ का एरिया वेक्टर इधर, यहाँ का एरिया वेक्टर इधर, बाकी इन सब का, इसका इधर, इसका इधर, यहाँ का इधर, तो इन सब का तो 90 हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो जब एरिया वेक्टर 90 हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड से तो वहाँ का फ्लक्स 0 हो जाता है। क्यों, क्योंकि फ्लक्स का फार्मूला क्या है, फ्लक्स बराबर होता है बच्चों E डॉट ए, तो फ्लक्स बराबर हो जाता है EA cos 90, तो फ्लक्स क्या हो जाता है 0। तो जहां पर E और A दोनों परपेंडिकुलर होते हैं वहां पे फ्लक्स क्या हो जाता है 0। इसीलिए इस पूरे कर्व सरफेस पे हर जगह एरिया वेक्टर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, इसीलिए पूरे कर्व सरफेस का फ्लक्स क्या होगा 0 होगा। तो फ्लक्स पास कहां से होगा, इस प्लेन सरफेस से और इससे, इन दोनों का हमको यहाँ पे नेट फ्लक्स बताना है। क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन में हम यहाँ पे बच्चों हमसे कह रहे हैं कि हमको नेट फ्लक्स बताना है थ्रू द सिलेंडर और चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सिलेंडर, मतलब क्यू बताना है। तो हमको यहाँ फ्लक्स चाहिए फाई और क्यू चाहिए। ठीक है, तो जब फ्लक्स निकल आएगा तो क्यू भी निकल आएगा। क्यों, क्योंकि गॉस थ्योरम से हमको पता है ना कि जो नेट फ्लक्स होता है वो क्या बराबर होता है, गॉस थ्योरम क्या बताती है बताओ, ये बताती है द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी सरफेस इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0 टाइम्स ऑफ नेट चार्ज। क्या होती है, नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी इनक्लोज्ड सरफेस। ध्यान रखना कौन सरफेस, इनक्लोज्ड सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स, उसमें प्रेजेंट चार्ज का 1/एप्सिलॉन 0। तो Q यहाँ से निकाल सकते हो, Q बराबर क्या आ जाएगा फाई अप इंटू एप्सिलॉन 0। तो पहला हमारा मकसद क्या हो गया, फाई निकालें, फिर हम Q निकाल सकते हैं। तो बच्चों
ये तो क्लियर हो चुका है कि इस कर्व्ड सरफेस से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा, तो फ्लक्स केवल यहां से पास होगा और यहां से पास होगा। यहां से कितना फ्लक्स पास होगा देखो, तो यहां का एरिया वेक्टर कहां जाएगा भाई, आउटवर्ड, ये बाहर हो गया। अच्छा, ये एरिया वेक्टर हो गया। यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किधर होगी बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा किधर है, प्लस एक्स की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इधर होगी। इसकी वैल्यू क्या होगी, E2, मान लीजिए कितनी है, E2। और पूरे एरिया पे इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम होगी, क्यों, क्योंकि देखो एरिया किस में होगा, ये वाईजेड प्लेन में होगा, एरिया किस में होगा, वाईजेड प्लेन में, तो यहाँ x की वैल्यू हर जगह सेम रहेगी। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 2 मीटर। तो यहाँ पे E2 की वैल्यू तो हमको पता चल सकती है, E2 कितना निकलेगा बताओ, ये है 50 और इंटू x, तो यहाँ पे x कितना है, 1 + 1, तो कितना हो जाएगा, 2 मीटर, यानी कि 50 × 2, यानी कि E2 तो निकल आएगा, कितना आएगा, 100 न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ का E2 पता चल गया, एरिया पता है, अभी हम फ्लक्स निकाल देंगे, क्योंकि फ्लक्स बराबर होता है E.A, है ना। अब इस एरिया पे सोचो बच्चों, इसका एरिया वेक्टर कैसा जाएगा, आउटवर्ड, बाहर। तो एरिया वेक्टर हमेशा किधर बनता है, आउटवर्ड बनता है, तो एरिया वेक्टर तो इधर बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे किधर जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिया हमको, +I, I का मतलब x एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर होगी भाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, इसको E1 मान लें। तो यहाँ पे E1 और A के बीच का एंगल कितना दिख रहा है, देखो ये एंगल कितना दिख रहा है, 180 डिग्री दिख रहा ना। तो यहाँ पे इस तरीके से बनेगा बच्चों। E1 की वैल्यू क्या होगी अगर आपको निकालना हो, तो देखो ये एरिया हर जगह यहाँ पे x की वैल्यू सेम होगी, कितनी x की वैल्यू होगी, 1, क्यों, क्योंकि एरिया वही बात है वाईजेड प्लेन में, तो यहाँ पे हर जगह x की वैल्यू 1 होगी। तो E1 बराबर यहाँ से निकल आएगा 50 × 1, या E1 = आ जाएगा 50 न्यूटन पर कूलम। ये पहले सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। अच्छा, अब देखिए बच्चों, E1 और E2 पता चल गया। अब लिखेंगे यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू फर्स्ट सरफेस, फर्स्ट प्लेन सरफेस, पहला प्लेन सरफेस कौन सा है, ये वाला है, इससे कितना फ्लक्स पास होगा सोचो, तो φ1 बराबर ये हो जाएगा E1.A, φ1 बराबर हो जाएगा E1A cos 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि E1 और A के बीच कितना एंगल है, ये एंगल, ये कितना है, 180 डिग्री। देखो एक वेक्टर इधर एक इधर, दोनों बीच का एंगल क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो ये हो गया, है ना। तो φ1 बराबर आ गया माइनस का E1A, वैल्यू पुट कर दें, निकाल सकते हैं वैल्यू पुट करके, अभी बाद में वैल्यू अचानक रखेंगे, ठीक है, एक साथ रखेंगे। फिर लिखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू सेकेंड प्लेन सरफेस। सेकेंड प्लेन सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा भाई, तो φ2 बराबर हो जाएगा हमारे पास E2.A, ठीक है, यानी कि φ2 बराबर हो जाएगा E2A cos 0 डिग्री, या φ2 बराबर आ जाएगा E2A cos 0, क्यों, क्योंकि देखो E2 भी इधर, A भी इधर, तो दोनों सेम है डायरेक्शन में, तो दोनों बीच का एंगल 0 डिग्री हो गया। सो नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू सिलेंडर, देखो भाई, तो नेट फ्लक्स क्या आएगा, φ1 + φ2 और प्लस 0, 0 किसका है, ये कर्ड सरफेस का है, कर्ड सरफेस का फ्लक्स कितना था, 0 था, वही रख दिया, ठीक है। तो यहां से फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी जरा बताओ हमको, तो ये फ्लक्स आ जाएगा φ = φ1 की वैल्यू -E1A प्लस φ2 प्लस का E2A, ठीक है, यानी कि φ बराबर आ जाएगा -E1 की वैल्यू पुट कर दो, E1 कितना निकाला था हम लोग, 50 और A
एरिया कितना दिया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको अगर हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करें तो क्या होगा बताओ, 25 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, पता है ना। सेंटीमीटर स्क्वायर को जब मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं 10 क्या आता है -4 आता है, वो हमने रख दिया। तो यहाँ पर आएगा -50 इंटू ए की जगह 25 इंटू 10⁻⁻⁴ प्लस E2 कितना निकाला था हमने, देखो 100 इंटू एरिया की वैल्यू क्या है 25 इंटू 10⁻⁻⁴। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 की वैल्यू क्या आएगा 25 इंटू 50, तो ये क्या आएगा 1250 इंटू 10⁻⁻⁴, वो भी कैसा माइनस का, प्लस का यहाँ पे क्या आएगा 2500 10⁻⁻⁴। देखो पावर सेम है 10 में, तो इनको आपस में घटा सकते हैं। तो 5 की वैल्यू बचेगा, इसमें से इसको घटाओ 2500 में से 1250 घटाओगे क्या बचेगा 1250 तो बचेगा, 1250 तो बचेगा, इंटू 10 की पावर क्या आएगा -4, या 5 इक्वल टू लिख सकते हो 0.125 न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर। ये 5 आ गया, ये नेट फ्लक्स आ गया, कितना आ गया 0.125 न्यूटन पर कूलाम। सो चार्ज, सेकेंड पॉइंट अब हमको निकालना है, चार्ज इनक्लोज्ड बाय सिलेंडर Q बराबर क्या होता है ε0 फाई, वैल्यू पुट कर दें, बिल्कुल। तो Q की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, तो Q बराबर ε0 8.85 10⁻⁻12 इंटू 5 की वैल्यू कितनी है भाई 5 की वैल्यू आई है 0.125, ठीक है, ये 5 की वैल्यू पुट कर दिया। Q बराबर क्या आएगा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो बचेगा 1.1 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम। सो द चार्ज इनक्लोज्ड बाय सिलेंडर विल बी 1.1 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम एंड फ्लक्स पासिंग थ्रू द सिलेंडर इज 0.125 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। इसको फटाफट नोट कर लीजिए। डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड राइट इट्स SI यूनिट्स। The electric flux component in the figure shown are Ex बराबर अल्फा x, Ey बराबर 0, Ez बराबर 0, where alpha 100 N upon coulomb meter. Calculate the charge within the cube, assuming A बराबर 0.1 मीटर। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल गौरव मिश्रा पे। बच्चों हम लोग अब बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। तो ऐसा है कि अगर कोई एरिया किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाई करता है, सपोज करो ये एक प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन कैसे रखा है, कुछ इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है, और इस प्लेन का जो एरिया है वो A है। तो हमको पता है ना कि प्लेन का एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि इस प्लेन से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही हैं। सपोज करो ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, ठीक है। अच्छा, तो बच्चों होता क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही हैं तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, ठीक है, मतलब E डॉट A, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इसका मतलब अगर E और A दोनों के बीच का एंगल मान लीजिए क्या है, थीटा है, तो आप फ्लक्स को डिफाइन कर सकते हो EA cos थीटा। ठीक है, इसको ऐसे स्टेटमेंट में कैसे बोलेंगे, फिजिकली इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, थ्योरेटिकली। तो यहां पे हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द रिलेटिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन passing through any area in normal direction। ठीक है, किसी एरिया से जो नॉर्मल डायरेक्शन में
नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होती हैं, रिलेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होती है, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो फाई बराबर हो गया ए कॉस थीटा, और फाई को बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फाई की यूनिट क्या होगी है, यानी कि फ्लक्स की यूनिट क्या होगी? तो यूनिट ऑफ फ्लक्स होती है बच्चों, फाई की यूनिट क्या होगी बताओ? ई ए। तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? न्यूटन पर कूलाम। एरिया की क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। और अगर हम बात करें कि इसका ये वेक्टर है या स्केलर है, तो ये बच्चों स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा डाउट बच्चों को यहाँ पे होता है कि ई और ए का एंगल कैसे डिसाइड करते हैं। मतलब एरिया वेक्टर को हमेशा हमने बताया ना परपेंडिकुलर टू प्लेन मानते हैं। जैसे बोर्ड का एरिया लेना है तो इसका एरिया हमेशा परपेंडिकुलर टू प्लेन होगा। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल होता है थीटा। ध्यान रखना कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, कुछ इस तरीके से वो प्लेन में डिफाइन हो रही है कि ई एक्स बराबर अल्फा एक्स है, जहाँ अल्फा की वैल्यू गिवन है। ई वाई और ई जेड के कंपोनेंट जीरो है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में नहीं है, केवल वो किस में है? एक्स में, क्योंकि एक्स के साथ वो वेरी कर रहे हैं। ठीक है, अब बच्चों हमसे कह रहे हैं कि यहाँ पर एक क्यूब रख दिया है जिसकी साइड ए है, तो हमको बताना है इस क्यूब से पास होने वाला नेट चार्ज कितना होगा। बच्चों यहाँ पर गॉस थ्योरम का यूज करना है, और गॉस थ्योरम बताती है किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला नेट फ्लक्स उसमें प्रेजेंट चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है। मतलब फाई इज इक्वल टू Q/ε0। ये बेसिक फार्मूला हमको यूज करना है। यहां से हमको Q निकालना है तो फाई इंटू ε0 हो जाएगा। मेन बात यहां पे बच्चों अब क्या आ रही है कि हमको फाई चाहिए, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए। तो हमको पहला काम ये करना होगा, इस क्यूब से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। बच्चों आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड केवल किधर है? एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस किधर है? इस साइड। इसका मतलब अगर यहाँ पे बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? इधर होगी। मान लो ये कहते हैं हम E2 होगी। यहाँ वाली इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? इधर ही होगी, क्योंकि प्लस एक्स में जा रही है। देखो Ex बराबर अल्फा एक्स है ना। इसका मतलब x के बढ़ने पर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, तो यहाँ ज़्यादा होगी और इसके पीछे वाले पॉइंट पे यहाँ पे कम होगी। यहाँ पे E1 मान लो, ठीक है। यहाँ पे भी अलग अलग जगह पे अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहाँ भी अलग अलग वेरी करेगी ना पूरे में। जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा वैसे वैसे, देखो ये डिस्टेंस एक्स है, जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी बढ़ेगी, इस रूल के अकॉर्डिंग, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। बच्चों अब आपको पता होना चाहिए कि इस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा। सोचो, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी एक पॉइंट पे देखो, मान लो तो ये है, मान लो ई डैश हम कह देते हैं। यहाँ कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर है ई डैश। अब ऐसे ही दो सरफेस इधर भी तो होंगे, एक इधर होगा एक इधर होगा। क्यूब होता है ना, तो उसमें 6 सरफेस होते हैं, ठीक है। तो उन दोनों सरफेस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही जाएगी, एक्स एक्सिस में आ रही है, ठीक है। अब आप एरिया वेक्टर देखिए, तो यहाँ का एरिया वेक्टर किधर जा रहा है भाई? इधर। देखो एरिया वेक्टर क्या होता है? परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो दोनों बीच एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। तो यहाँ से पास होने वाला फ्लक्स क्या होगा बताओ? 0। क्यों? क्योंकि फ्लक्स का फार्मूला क्या है भाई? तो फ्लक्स का फार्मूला है E डॉट ए। तो यहाँ पे E डैश अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, E डैश डॉट ए, यानी कि आ जाएगा E डैश ए कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए ये फ्लक्स 0 हो जाएगा। सेम ऐसे इस सरफेस पे भी देखो, यहाँ पे जो नीचे होगा उसमें भी एरिया वेक्टर नीचे जाएगा, दोनों बीच का एंगल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो फाई बराबर हो जाएगा E डॉट ए, ठीक है। तो यानी कि ये भी आ जाएगा E डैश ए कॉस 90। तो यहाँ भी फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0। इसी तरीके से जो सरफेस इधर और इधर होंगे उनमें भी फ्लक्स 0 हो जाएगा। कैसे? नहीं समझ में आ रहा? देखो मैं क्यूब लाने की कोशिश करता हूँ। ये मान लो क्यूब है, क्यूब जैसा लग रहा है बच्चों, लेंथ ब्रेथ हाइट सब बराबर है, लग रहा? अच्छा, अब मान लीजिए क्यूब है ऐसा, ठीक है। अब इसमें देखो, तो यहाँ पे तो तुमने देख लिया है कि भाई यहाँ पे एरिया वेक्टर, यहाँ पे तो एरिया वेक्टर क्या है? ऊपर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे थी, तो दोनों बीच एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। यहाँ पे सोचो, इस वाले सरफेस पे सोचो,
इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, इधर इस साइड एक्स एक्सिस में। एरिया वेक्टर इसका क्या होगा बताओ जरा हमको। तो एरिया वेक्टर ऐसा होगा परपेंडिकुलर टू प्लेन, ऐसा 90 डिग्री पे। देखो ये बना, ये एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, दोनों के बीच एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा, जीरो। ऐसे इसके जो पीछे वाला सरफेस है, ये सॉरी ये जो बैक साइड का सरफेस है, इस पे भी फ्लक्स क्या हो जाएगा जब ऐसे रखा होगा ना। देखो यहाँ पे भी एरिया वेक्टर इधर बाहर आउटवर्ड होता ना, बाहर साइड है, अंदर ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो दोनों बीच का एंगल 90 डिग्री। कुल मिला के इलेक्ट्रिक फ्लक्स केवल यहाँ से पास होगा और यहाँ से पास होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो एरिया वेक्टर कहाँ जाएगा, बाहर इधर, यहाँ का एरिया वेक्टर कहाँ जाएगा, इधर हमारी साइड। देखो यहाँ का एरिया वेक्टर हमारी साइड है, मतलब केवल यहाँ से फ्लक्स पास होगा और यहाँ से पास होगा, जैसे हम देख रहे थे अभी। तो यहाँ पे क्या होगा, एरिया वेक्टर आउटवर्ड ऐसा, यहाँ का एरिया वेक्टर क्या होगा, आउटवर्ड ऐसा। यहाँ पर E और A के बीच कितना एंगल है बताओ, 180 डिग्री। देखो A इधर है, ठीक है, और E इधर है। यहाँ पे A और E दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर एंगल कितना होगा उनके बीच का, 0 डिग्री। तो यहाँ और यहाँ से ही फ्लक्स पास होगा, बाकी सब जगह से तो क्या हो गया, जीरो हो गया। क्यों? क्योंकि बाकी सारे सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो गए। तो अब यहाँ का फ्लक्स निकालो, इस फ्लक्स को हम मान लेते हैं φ1, यहाँ का फ्लक्स निकालो φ2, फिर नेट फ्लक्स निकाल देंगे, और नेट फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन 0 कर देंगे तो वो क्या निकल जाएगा, वो चार्ज निकल जाएगा। हमको इसमें चार्ज ही कैलकुलेट करना है। तो पहले इस सरफेस का फ्लक्स निकालेंगे, ठीक है, इसको कुछ नाम दे दो, A B C D E F G H। तो यहां पर लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ADEHA, इसमें इससे पास होने वाला फ्लक्स निकालोगे तो निकलेगा φ1, और φ1 बराबर क्या आएगा, E1 डॉट A। φ1 बराबर हो जाएगा E1A cos 180 डिग्री, ठीक है, यानी कि φ1 बराबर हो जाएगा माइनस का E1A। क्यों? क्योंकि cos 180 की वैल्यू क्या होती है, माइनस, तो माइनस E1A आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही φ2 की वैल्यू निकालो भाई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां पर लिखेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एरिया BCFG, कौन सा, BCFG, ये वाला प्लेन, इसका, ठीक है। तो इसका क्या होगा बच्चों, तो ये निकलेगा φ2 बराबर क्या निकलेगा बताओ, E2 डॉट A, यानी कि φ2 बराबर आ जाएगा E2A cos 0 डिग्री, cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो आ जाएगा E2A। सो नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू क्यूब। तो देखो बच्चों बाकी सारे फ्लक्स तो जीरो ही हो गए थे, तो बस इन्हीं दो को देखना है हमको। तो नेट फ्लक्स के लिए क्या आएगा, φ = φ1 प्लस φ2, और बाकी चार सरफेस के तो फ्लक्स जीरो हो गए ना, अभी हम लोगों ने चेक कर लिया है। अच्छा ठीक है, तो वैल्यू रख दो, φ बराबर क्या आएगा, माइनस का E1A और प्लस का E2A। φ1 हो गया और φ2 हो गया, दोनों को वैल्यू रख दी, φ आ गया। बच्चों हमें ये करना है कि E1 और E2 की वैल्यू बस पे यहाँ पुट कर देनी है, एरिया की वैल्यू पुट कर देनी है, सॉल्व हो जाएगा। सोचो एरिया कितना निकलेगा, अब सोचो यहाँ पे। तो बच्चों एरिया कितना निकलेगा, इधर निकाल दें। तो एरिया ए, एक फेस का एरिया निकालना है, इस सरफेस का चाहे इस सरफेस का, तो ये होगा A² और A की वैल्यू हमको दिया है 0.1 मीटर। तो वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, 0.1 का स्क्वायर, यानी कि 0.01 मीटर स्क्वायर। ये एरिया का मैग्नीट्यूड हो गया, वैल्यू हो गई, समझ गए। अगर आपको E1 निकालना हो तो कितना निकलेगा बताओ, इस जगह का E1। तो E = हमने क्या पढ़ा है, अल्फा इंटू एक्स।
अल्फा और इंटू जितनी दूरी एक्स एक्सिस में गए हो, तो एक्स एक्सिस में कितनी दूरी गए ए, भाई E1 के लिए कितनी दूरी गए हो, यहाँ वाला है बात कर रहे हो ई, तो ये क्या हो गया ए दूरी गए हो, तो यानी कि E1 बराबर कितना हो जाएगा अल्फा इंटू ए की वैल्यू भाई अल्फा इंटू एक्स की वैल्यू ए की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो E1 निकल आएगा। E1 कितना निकलेगा अल्फा कितना है भाई 100, ए कितना है 0.1, तो E1 कितना निकलेगा बताओ, तो ये निकल आएगा तुम्हारे पास 10 न्यूटन पर कूलम। ऐसे ही बच्चों E2 निकाल देंगे, ऐसे ही हम E2 निकाल देंगे। अच्छा E2 कैसे निकालोगे जरा बताओ हमको, तो E2 बराबर क्या निकलेगा, तो यहाँ की फील्ड, तो यहाँ की क्या होगा अल्फा इंटू ये दूरी, तो ये एक एक्स की जगह आ जाएगा, तो कितना जाएगा a प्लस ए यानी कि 2a, तो E2 बराबर हो जाएगा अल्फा इंटू 2a, अल्फा इंटू एक्स, देखो ना यहाँ ओरिजिन है, यहाँ पर 0x की वैल्यू यहाँ से गए कितना गए 2a डिस्टेंस गए, तो x की जगह 2a आ गया। यानी कि अगर E2 की वैल्यू निकालोगे तो क्या निकलेगा अल्फा 100 और 2 इंटू ए की वैल्यू 0.1, तो E2 यहाँ से निकलेगा 20 न्यूटन पर कूलम। E2 कितना निकलेगा 20 न्यूटन पर कूलम। यहाँ सारी वैल्यू पुट कर दो, फ्लक्स फाई निकल आएगा। चलो बच्चों तो हम वैल्यू पुट करते हैं, तो फाई बराबर क्या आएगा माइनस E1 की वैल्यू 10, एरिया क्या निकाला है 0.01 यानी कि 0.01, ठीक है। अच्छा प्लस E2 कितना आया है 20 इंटू ए 0.01, इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करोगे कितना आएगा भाई बताओ, तो यहाँ पे फाई की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 0.1 प्लस का 0.2 यानी कि फाई आ जाएगा 0.1 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, क्यों, क्योंकि भाई 0.2 माइनस 0.1 तो ये बचेगा 0.1, ठीक है। ये फ्लक्स आ गया, ये क्या आ गया, ये आ गया नेट फ्लक्स, ठीक। सो चार्ज क्यू बराबर क्या होगा एप्सिलॉन 0 फाई, चार्ज क्यू बराबर क्या होता है एप्सिलॉन 0 फाई। अब आपको पता है ना बच्चों एप्सिलॉन 0 की वैल्यू क्या होती है 8.85 10 की पावर -12, ये याद कर लीजिए, ये एप्सिलॉन 0 की वैल्यू है, ठीक है कि 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका वैल्यू होता है। अच्छा फाई की वैल्यू क्या आएगी बताओ, ये आ जाएगी 0.1, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बताओ, इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आ जाएगी 8.85 इंटू -13 10 की पावर -13, क्यों 10 की पावर -12 है, ये 10 की पावर -1 जुड़ेगा, मल्टीप्लाइंग पावर जुड़ती है ना, -12 प्लस -1 यानी कि टोटल आंसर -13 आ गया कूलम। सो द चार्ज इनसाइड द क्यूब विल बी या इनक्लोज्ड बाय द क्यूब विल बी 8.85 इंटू 10 टू द पावर -13 कूलम। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों गॉस थ्योरम का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि a hollow conducting sphere of inner radius r1 and r2 has a charge q on its surface. A point charge -q is also placed at the center of the sphere. First, what is the surface charge density on the A inner, B outer surface of the second? Use Gauss law of electrostatics to obtain the expression for the electric field at a point lying outside the sphere. ओके तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि एक कंडक्टिंग स्फीयर है, जैसे दिखाया जा रहा है आपको डायग्राम में, जिसकी इंटरनल रेडियाई r1 है और बाहर वाली सरफेस की जो रेडियाई है वो r2 है। इस स्फीयर को +q चार्ज दिया गया है, ठीक है, और इसके सेंटर पे, ये सेंटर को हमने मान लिया, इस पे हमने -q चार्ज रख दिया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि इसकी इनर सरफेस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, आउटर सरफेस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, और इस स्फीयर के बाहर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे हम डिराइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। देखिए बच्चों
सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने यहाँ माइनस क्यू चार्ज रख दिया और एक कंडक्टर है तो क्या होता है कि इंडक्शन हो जाता है। तो इस माइनस क्यू की वजह से यहाँ पे एक चार्ज पहुँच जाएगा। क्या चार्ज पहुँचेगा? अपोजिट चार्ज पहुँचेगा। पता है ना, माइनस क्यू अगर बीच में रखा तो इंडक्शन में क्या होता है, अपोजिट चार्ज प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज ये प्रोड्यूस कर देगा बाई इंडक्शन। अब चूंकि आपको याद होगा कि जैसे माइनस क्यू चार्ज रखा किसी कंडक्टर के पास, तो इधर क्या प्रोड्यूस हो जाता है, इधर प्रोड्यूस हो जाता है प्लस क्यू, और इसके बाहर वाले सरफेस पे इसका अपोजिट चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है माइनस क्यू, है ना। तो वही काम यहाँ पे होगा बच्चों कि जब अंदर प्लस क्यू चार्ज इंडक्शन से आ जाएगा तो इसके बाहर वाले सरफेस पर क्या पहुंच जाएगा, ये आ जाएगा माइनस क्यू चार्ज। ये क्या आ जाएगा, माइनस क्यू चार्ज। यानी कि बाहर वाले सरफेस पर प्लस क्यू चार्ज पहले से था और ये माइनस वाला और पहुंच गया। यानी कि बाहर टोटल चार्ज कितना हो गया, सोचो, ये प्लस और माइनस दोनों आपस में मैनेज होंगे तो कुल मिला के बाहर चार्ज बचेगा प्लस क्यू और माइनस क्यू, यानी कि क्यू माइनस क्यू। तो ये क्या बचेगा बच्चों, क्यू माइनस क्यू, क्योंकि प्लस क्यू हमने पहले दिया था और यहां से माइनस क्यू इंडक्शन से ऊपर पहुंचा है। तो यानी कि आउटर सरफेस पर चार्ज हो गया क्यू माइनस क्यू और अंदर वाले सरफेस पर चार्ज क्या हो गया, प्लस क्यू। हमको चाहिए बच्चों सरफेस चार्ज डेंसिटी एट इनर सरफेस, इसको हमने सिग्मा 1 कह दिया। तो सिग्मा 1 की वैल्यू क्या आएगी बताओ। तो भैया सरफेस चार्ज डेंसिटी का फार्मूला होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर चार्ज अपान एरिया, ठीक है। तो यहां पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी इनर सरफेस की निकाल रहे हैं सिग्मा 1, तो इनर सरफेस की सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, इनर सरफेस का चार्ज कितना है भैया बताओ, Q अपान इसका एरिया। तो इनर सरफेस का एरिया कितना होगा बताओ, इसकी इनर सरफेस की रेडियस क्या है R1 और ये क्या है, स्फीयर है। स्फीयर का एरिया क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे इनर सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई r1 स्क्वायर, क्या आ जाएगा 4 पाई r1 स्क्वायर। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी आ गई इनर स्फीयर पे, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी किस पे आ गई, इनर स्फीयर पे। अब बच्चों हम बात करते हैं आउटर स्फीयर की। तो आउटर स्फीयर की सरफेस चार्ज डेंसिटी हमको निकालनी, इसको हम लिखते हैं सिग्मा 2 से। तो बराबर क्या हो जाएगा बताओ, आउटर सरफेस का चार्ज अपान आउटर सरफेस का एरिया, क्योंकि हमको पता है ना कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज अपान एरिया। तो आउटर सरफेस पे कितना चार्ज है, Q माइनस क्यू, और आउटर सरफेस का एरिया कितना होगा, तो आउटर सरफेस की रेडियस है R2, तो इसका एरिया हो जाएगा 4 पाई R2 स्क्वायर। 4 पाई R स्क्वायर होता है ना स्फीयर का एरिया, टोटल सरफेस एरिया, तो ये हो जाएगा 4 पाई R2 का स्क्वायर। इसका मतलब आउटर सरफेस पे हो जाएगा आउटर सरफेस का चार्ज यानी कि Q माइनस क्यू अपान आउटर सरफेस का एरिया, तो कितना हो गया 4 पाई R2 स्क्वायर। ये सिग्मा 2 हो जाएगा, मतलब आउटर सरफेस की सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी। बच्चों इसमें जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द स्फीयर। अगर इस स्फीयर के बाहर कोई पॉइंट हो, मान लो ये पॉइंट मान लेते हैं, ये मान लिया हमने P पॉइंट लेट कर लिया, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी, इस पॉइंट को कुछ डिस्टेंस दे दें, स्मॉल r मान लो, ये इससे आउटर है मतलब बाहर है यहां पे। अब यहां बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालेंगे बताओ। तो भाई ऐसा है, सबसे पहले तो हम इसको क्या करेंगे कि हम इसको एक सरफेस से इनक्लोज कर देंगे। जिस सरफेस से इसको इनक्लोज करेंगे, इस सरफेस को क्या बोलते हो बताओ, याद करो, इसको आप लोग बोलते हो गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या होता है, ये एक इमेजिनरी सरफेस होता है। कौन सा सरफेस होता है, इमेजिनरी, है ना। तो ये हो गया गॉसियन सरफेस, और ये इमेजिनरी सरफेस होता है। ऐसा सरफेस लेते हैं जिस पर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, परपेंडिकुलर टू द सरफेस हो, ठीक है। अब बच्चों गॉसियन सरफेस का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको इनक्लोज्ड चार्ज चाहिए। गॉस थ्योरम यूज करना है ना। गॉस थ्योरम क्या बताती है, किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला नेट फ्लक्स, उसमें प्रेजेंट चार्ज का 1/ε0 होता है। तो गॉस थ्योरम लिख देते हैं यहाँ पे। तो गॉस थ्योरम क्या होती है, फाई इक्वल टू होता है Q/ε0, Q इनक्लोज्ड अपान ε0।
मतलब किसी सरफेस से पास होने वाला नेट फ्लक्स, उसमें प्रेजेंट चार्ज का, उसमें इनक्लोज चार्ज का, क्लोज सरफेस की बात हो रही है, मतलब किसी क्लोज सरफेस से पास होने वाला नेट फ्लक्स, उसमें इनक्लोज चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है। ये फार्मूला हमको यहाँ यूज करना। बच्चों हमको P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले एक छोटा सा एरिया लेट करेंगे, क्योंकि हमको नेट फ्लक्स चाहिए और फ्लक्स बराबर क्या होता है E.A, वो यूज करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आउटवर्ड होगी है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर कैपिटल Q बड़ा है तो आउटवर्ड होगी, ओके स्मॉल q बड़ा हो जाएगा, की वैल्यू बड़ी हो जाएगी, तो ये इनवर्ड भी हो सकती है, बट हम यहाँ पे सपोज करके चल रहे हैं कि कैपिटल Q बड़ा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, आउटवर्ड। और भाई प्लस चार्ज जब बड़ा है तो प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, आउटवर्ड, और इसका एरिया वेक्टर क्या होगा बच्चों, DA, ये भी ऐसे होगा आउटवर्ड। तो इस छोटे से सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, पहले हम इस पे बात करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि हम P पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने, ध्यान रखना, फ्लक्स पासिंग थ्रू DA सरफेस एरिया, तो d फाई बराबर हो जाएगा E.DA। देखो E और DA दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब ये बनेगा d फाई बराबर E.DA cos 0 डिग्री। अब अगर यहां से बच्चों हम d फाई की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगी बताओ जरा, तो ये निकलेगी d फाई बराबर E.DA, क्यों, क्योंकि cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये आ गया छोटे सरफेस का फ्लक्स, हमको तो पूरे सरफेस चाहिए, तो यहां पर लिखेंगे कि सो नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस, तो गॉसियन सरफेस से जो नेट फ्लक्स पास होगा वो क्या होगा बच्चों, ये होगा फाई हो जाएगा, भाई छोटा सा फ्लक्स d फाई था, टोटल फ्लक्स लिया वो फाई हो गया, तो बराबर क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा, क्लोज इंटीग्रल किसका, E.DA, क्लोज इंटीग्रल ऑफ E.DA, इसका इंटीग्रेशन कर दिया, इधर भी इंटीग्रेशन किया तो फाई आ गया, इधर इंटीग्रेशन किया तो ये आ गया। बच्चों फाई क्या होगा, तो फाई होता है इनक्लोज्ड चार्ज अपान ε0। अब सोचो इनक्लोज्ड चार्ज कितना होगा, इस सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है, तो एक ये चार्ज है, एक ये चार्ज है, एक ये है, सबको जोड़ दें, यानी कि नेट चार्ज क्या होगा, ये चार्ज यानी कि -Q, फिर ये चार्ज यानी कि +Q, फिर ये वाला चार्ज क्या आएगा, Q - Q और अपान ε0, यानी कि फाई की वैल्यू आ गई है Q - Q अपान ε0, ठीक है। अच्छा, और ये सरफेस एरिया का इंटीग्रल कितना आएगा बताओ जरा, DA का इंटीग्रल ये होगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, जहाँ स्मॉल r क्या है, उसकी डिस्टेंस है, ये रेडियस है, तो इसका एरिया क्या आएगा, 4 पाई r स्क्वायर होता है ना सरफेस एरिया, तो ये क्लोज इंटीग्रल ऑफ एरिया मतलब टोटल एरिया, टोटल एरिया क्या हो गया, 4 पाई r स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। ये दोनों वैल्यू फाई की भी, ठीक है, और DA की भी, ये दोनों यहाँ पे रख दो, E निकल आएगा, तो फाई की वैल्यू रख दिया तो क्या आया, यह आ गया, सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसको फर्स्ट मान लें, कोई दिक्कत नहीं, क्या आएगा, Q - Q अपान ε0 इज इक्वल टू E इंटू DA, DA का वैल्यू 4 पाई r स्क्वायर। यहां से बच्चों E की वैल्यू निकाल दें तो क्या निकलेगा, 1/4 पाई ε0 Q - Q अपान स्मॉल r स्क्वायर, तो क्या आएगा, 1/4 पाई ε0 Q - Q, ठीक है, अपान स्मॉल r स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी फ्रॉम पॉइंट P, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई और ये इनर और आउटर सरफेस का सरफेस चार्ज डेंसिटी आ गया। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।